हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के इतिहास की बुक की वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो कि 9 नवंबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें कंपनी का फैलता शासन। तो देखिए, आरंभिक काल में क्या था। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। ठीक है, रियासतों में उसने अपने प्रतिनिधि तैनात कर दिए जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। जो अधिकारी थे भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में क्या देने लगे, दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब ये सहायक संधि क्या थी, देखिए, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी कि सहायक संधि को मान लेती थी, उससे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। वह अपनी खुद की सेना नहीं रख सकती थी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, कंपनी उसको सुरक्षा देती थी। और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए, जो उसको सेना मिलती थी, उसके रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे, यानी पैसे देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, पैसा पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेती। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था उनको, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। ये जो सहायक संधि थी, इसकी बदौलत ही कई इलाके क्या कर लिए थे, उन्होंने छीन लिए थे, क्योंकि वो अपनी सेना देते थे, उनको अपनी सेना देते थे, उसके रख रखाव के लिए पैसे लेते थे। अब पैसा अगर चुकाने से चूक जाते थे तो क्या होता था, उनके इलाके छीन लिए जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं सीधी लड़ाई। अब क्या जी, आपकी सीधी लड़ाई। तो देखिए, सीधी लड़ाई में क्या है आपका, क्या था, आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के लिए के बाद जब कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। जब आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो उन्होंने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया, यानी कि डायरेक्ट भी वो लड़ी। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान, मैसूर का कौन था जी, टीपू सुल्तान। कहते हैं हैदर अली 1861 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ठीक है जी। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यहाँ से कंपनी क्या खरीदती थी, काली मिर्च और इलायची। कहता 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। जो अपने बंदरगाह थे उनसे काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर क्या लगा दी थी, रोक। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। जो सुल्तान था, स्थानीय सौदागर थे, उनको भी कह दिया कि आप जो है कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए। जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके साथ भी उसने अपने घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या किया, उसने आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज क्या हो गए, आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई थी जी। 1767 से 69 तक हुई थी, 80 से 84 तक, 90 से 92 तक, और 1799 में जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम की जंग ये सबसे लास्ट में हुई थी। 1799 में टीपू सुल्तान क्या हुए थे जी, मारे गए थे, और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी।
ठीक है बेटा। तो देखिए मराठों से लड़ाई, अब क्या जी आपकी मराठों से लड़ाई। तो क्या था जी मराठों से लड़ाई, क्या था 18वीं शताब्दी के आखिर में से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मराठों की ताकत को भी खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। कहता 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना क्या हो गया था, चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर क्या थी, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का यानी कि सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना फंजी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन जी, महादजी सिंधिया और नाना फैनिस। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर क्या कर दिया था जी, मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला था। कई मोर्चों पर लड़ा गया था ये। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर से में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे और अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है जी, मराठा की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया था। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। ठीक है जी, अब देखते हैं हम इसमें क्या क्वेश्चन है जी हमारे। कहता है पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा कर लिया था। देखिए जी, हमने भी ऊपर पढ़ा कि जो इन सहायक संधि को मान लेता था वो अपनी सेना नहीं रख पाता था। अपनी सेना नहीं रख पाता तो अंग्रेज उसको अपनी सेना देते थे उसके रख रखाव के लिए, और सेना के रख रखाव के लिए उससे क्या लेते थे, पैसे लेते थे उस राजा से। अब जो राजा उन पैसों को यानी कि रख रखाव के रकम को अदा नहीं कर पाता था तो उसके ऊपर क्या लगता था, जुर्माना रखता था। जुर्माने के रूप में उससे क्या होता था, उसकी जो ज़मीन संपत्ति होती थी उससे क्या कर लेती थी, उसका जो इलाका होता था उससे छीन लिया जाता था। तो देखते बेटा इसका उत्तर किस तरह से दिया हमने, ये देखिए बेटा। क्या था, जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी, जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी उन रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के अपने कब्जे में ले लेती थी। इस प्रकार कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय शासकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय रियासत होएगा बेटा, ये रास्ते नहीं है, ये क्या आएगा, रियासतों, भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है बेटा, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम निकले। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो आपके टीपू सुल्तान जी थे उन्होंने जो इलायची और मिर्च थी, काली मिर्च और इलायची, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसके साथ व्यापार नहीं करते थे। स्थानीय सौदागरों से भी ये कह दिया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार नहीं करोगे, और वो फ्रांसीसी व्यापारियों से भी इन्होंने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे और उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी कर लिया था। इस कारण क्या थे, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्या थे जी, आग बबूला थे। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर क्या दिया है हमने, किस तरह से दिया है, ये देखिए बेटा। कहता 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया था। ठीक है जी, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों के कारण क्या थे, अंग्रेज आग बबूला हो गए थे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बेटा कहता, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे।
ये संघ किस प्रकार से शासित थे? तो हमने पढ़ा कि प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ठीक है, इन सबका क्या होता था? एक सर्वोच्च एक पेशवा होता था जो राजमंडल के सदस्य होते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और वो कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर किस तरह से दिया हमने। कहता मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ठीक है, प्रमुख संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इन सभी राजवंशों के सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा के अंतर्गत राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी क्वेश्चन ये रहा बेटा। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया? तो हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मराठों को किस तरह से अधीन कर लिया था बेटा, कि बार बार एक के बाद एक बार लड़ाइयाँ लड़ी गई मराठों से और आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पर क्या कर दिया गया था? मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, और अपने नियंत्रण में उनका इलाका ले लिया था। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से दिया हमने। कहता एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और मराठों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।